नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस का स्टैटिक जी के सेशन नंबर 2 होगा आज हम लोगों का, ठीक है ना। फर्स्ट सेशन हमने कंप्लीट किया है और साइंस के स्टैटिक जीके का मतलब ये है कि आप में से सभी को पता है कि साइंस में कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जहाँ पे आपको रटी रटाई चीज़ें पूछ ली जाती है। मतलब जहाँ पर आपको ना तो कोई कंसेप्ट, ना कोई लॉ, ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना होता है। मतलब आपसे सीधा कमीशन ये चाहता है जानना कि आपको चीज़ें रटी रटाई है या नहीं। तो कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो पहले देखिएगा। आपको इसका कंटेंट भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम में, तो आप पहले तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ सेकंड सेशन जैसे कंप्लीट होगा थोड़े देर के बाद इसकी भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। और आज का सेशन बहुत ही तगड़ा है, आप खुद ही देखिएगा कि क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। और कोशिश की है मैंने कि पूरी अच्छी तरह से आपको डिलीवर कर पाऊँ। बाकी आप में से जो लोग स्टूडेंट इच्छुक है हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोकस स्टडी विद तभी हमारा एप्लीकेशन है। आप चाहे जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट से अगर सवाल बनते हैं और आगे आने वाले समय में और भी कई चीज़ें आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी। अभी अभी जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बोलूँ तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, काफ़ी टाइम भी लग रहा है इस पर, काफ़ी मेहनत भी है, तो इस पर हम बात करेंगे जेएसएससी के लिए। लेकिन हाँ, एक बार साइंस पढ़ना है, जिनको मैथ्स एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, तो एक बार आप ज़रूर इनरोल करिएगा। देखिएगा काफ़ी कुछ नई चीज़ें और काफ़ी अलग तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। सबसे पहले कि आपको 2 होमवर्क दिया गया था, एक तो साइंटिफिक नेम से दी गई थी क्वेश्चन और एक आपका था डिजीज से, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वीडियो देखे हैं लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने जवाब दिए हैं। इसका मतलब यही है कि शायद आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई होगी। खैर, क्वेश्चन ये था कि छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, आपको पता है कि अगर यहाँ से साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ करना कुछ नहीं होता है, यहाँ बस करना वही होता है कि आपको क्या होना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर छुई मुई की बात की जाए यानी कि टच मी नॉट की साइंटिफिक नेम तो मिमोसा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मिमोसा पुडिका, ठीक है ना, मिमोसा पुडिका। अब टच मी नॉट से आप इस तरह से को रिलेट कर सकते हैं, टच मी नॉट मुझे न छुए, छुई मुई, पुड़िका है यानी कि, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं मौसा, ठीक है ना, मौसा जो है आपके उनको ना छुएं, टच मी नॉट। खैर, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, आपका बस मतलब होना चाहिए क्वेश्चन सही होने से। अगला होमवर्क जो था कि सेब से संबंधित जो रोग हो जाते हैं, डिजीज़ जो हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो सेब से यानी कि जो एप्पल से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसे हम कहते हैं फायर, ध्यान से याद रखिएगा, फायर बाइट, ठीक है ना, फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट, ठीक है, फायर ब्लाइट। तो 2 होमवर्क क्लियर है आपका, टच मी नॉट में मौसा, ठीक है, और सेब से रिलेटेड यानी कि फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। मैंने कल बताया था मूंगफली से संबंधित डिजीज़ का नाम टिक्का रोग, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूँ मूंगफली से संबंधित अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ तो ये कौन सा डिजीज़ था आपका, टिक्का रोग था, ठीक है ना। क्या था आपका, टिक्का रोग था। देखिए, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और ये आप फिर गलत करके आएंगे। चाय से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जो डिजीज़ हो जाता है, चाय से संबंधित जो डिजीज़ है वो है आपका रेड रस्ट रोग, ठीक है ना, यानी कि रेड रस्ट डिजीज़ है आपका। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोगों का जो सवाल है इन्वेंशन पे आज हम लोग काम करेंगे काफ़ी डिटेल में, और मैंने कोशिश की है कि एक जगह ही चीज़ों को रख सकूं। देखिए, सब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये हम लोगों का 19th नंबर का क्वेश्चन होगा। नंबरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कंटेंट पे हमें काम करना है कि कंटेंट कितना हमें डिलीवर किया जा रहा। थर्मोस्कोप का आविष्कारक, ठीक है ना, किसे माना जाता है। तो अगर डायरेक्ट अगर यहाँ तो इन्वेंशन है भाई, यहाँ पे चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। तो इनका इन्वेंशन पूछा जाएगा तो गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना, आपको याद रखना है थर्मोस्कोप के इन्वेंशन कौन है, आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो गैली है, ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, कॉपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैलीलियो गैलीली याद रखना है। थर्मोस्कोप के आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली है। सूर्य से केंद्रित सिद्धांत जो दिया गया था कॉपरनिकस ने दिया था। ग्रह गति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको तो हम अपने सैटेलाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे, ग्रह गति के नियम बहुत डिटेल में चलेंगे इसमें। हम जियो सैटेलाइट के बारे, पॉलर सैटेलाइट के बारे में बहुत चीज़ें आप समझेंगे। जो आपका अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 है ना, तो वो टॉपिक फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप चीज़ें को समझ पाइएगा चंद्रयान से रिलेटेड। बाकी वो फिर आपको रटी रटाई चीज़ें लगेगी, आपका रोवर उतरेगा, ये सारी चीज़ें। खैर, ग्रह गति के नियम जो है आपका जोहान्स
कैपलर, तो कैपलर याद रखना है इस तरीके से आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामोफोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस एडिसन इसके आविष्कारक हो गए। और एक्स किरणें की खोज जो है रोइंटजन, आप इससे याद रखिएगा रोइंटजन, ठीक है ना। देखिए ये जो मैंने आपको बताया इससे याद रखिएगा, मतलब ये कि हमने ऐसे ही याद किया था। थर्मोस्कोप की अगर पूछा जाए तो गैलीलियो गैलीली, ये सभी को याद होते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को याद होते हैं। सूर्य केंद्रित सिद्धांत अगर पूछ लिया जाएगा तो कॉपरनिकस, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, ये हमने अपने क्लास में भी करवा रखा है। ग्रह गति के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोहान्स केपलर। ग्रामोफोन थॉमस एडिशन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रोइंटजन ने की थी। और भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इन्वेंशन से ही है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा इन्वेंशन में, ठीक है ना। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर किसने विकसित किया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ओजोन को, ठीक है ना, आप सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो पारावैंगनिक किरणें आती है सूर्य से, ठीक है ना, उसे पृथ्वी तक पहुँचने से जो रोकती है, क्योंकि ये हमारे क्या है आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, भगवान ने पहले ही एक ओजोन लेयर दे रखा है, हालांकि उसकी भी जो मोटाई है, अभी आप देखे होंगे पोल जहाँ है वहाँ पर उसकी मोटाई थोड़ी सी कमी है। तो उसकी एक सवाल ये भी बन जाता है कि ओजोन की जो मोटाई है उसको मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा डॉप्सन, ठीक है ना। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापते हैं, तो आप बोलिएगा डॉप्सन, ठीक है ना। अब ये जो डॉप्सन मैंने कहा ये साइंटिस्ट का ही नाम है, तो अब देखिए याद हो जाएगा आपका चीज़ें आराम से। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रा वायलेट यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जो यूवी रे है, ठीक है ना, जो ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है आपका एक इक्विपमेंट है, और इसकी खोज किसने की थी, तो जीएमबी डॉप्सन ने किया था। तो देखिए इन्हीं के नाम पर ही इसकी जो मोटाई जो मापी जाती है इसी के नाम पर रख दी गई थी डॉप्सन, ठीक है ना, उस इकाई की या फिर उस यूनिट की। क्लियर है भाई। देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या क्या सवाल बनेगा। एक सवाल तो आपको ये बन जाएगा कि जो आपका ओजोन है, ठीक है ना, इसकी मोटाई जो मापी जाती है उसकी यूनिट बताइए, तो आप बोलेंगे डॉप्सन। ये डॉप्सन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जीएमबी डॉप्सन। इन्होंने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को विकसित किया था ओजोन को मापने के लिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूवी रे जो आती है पृथ्वी तक ना पहुंचे, इसके लिए एक ओजोन लेयर है समताप मंडल में, और बस इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आपको कुछ रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊं कि टेलीफोन के आविष्कारक आपसे पूछ लिया जाएगा तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 आप टिक करके आएंगे। और ऑप्टिकल फाइबर के भी आविष्कारक पूछा जाए तो आप उनको भी क्या कहेंगे, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ही नाम देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा, अभी रिसेंट के एग्जामिनेशन में आपका एसएससी में पूछा गया है एंटोनियो मेओसी सही किया गया टेलीफोन में, हालांकि देखिए ऑप्शन में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं दिया गया था। तो अब इसको समझ लीजिएगा एंटोनियो मेओसी से क्या है संबंध। देखिए इनका भी संबंध टेलीफोन के आविष्कारक से ही है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने टेलीफोन के आविष्कार के लिए जो पेटेंट, मतलब कि मैंने जैसे कि इस पेन की खोज की तो इसका पेटेंट मैं लेने के लिए सबसे पहले आवेदन कर दिया था, एंटोनियो ने बाद में आवेदन किया था, ठीक है। इसीलिए इनको जो है ये पेटेंट नहीं मिला। एक तरह से माना जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ही टेलीफोन का आविष्कार, हालांकि इनका भी योगदान रहा है, ठीक है ना। तो उनसे पहले ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पेटेंट करवा लिया था कि टेलीफोन का आविष्कारक मैं हूं, तो इसीलिए ऑप्शन में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अभी नहीं था। रिसेंटली एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं 2021 की पेपर की, तो इसका आंसर सही होगा एंटोनियो मेओसी। तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन में दोनों, देखिए दोनों तो होंगे नहीं, कोई एक होगा। अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं है तो उसके स्किप नहीं करिएगा, देखिएगा कि एंटोनियो मेओसी है तो नहीं। और ईयर भी आपसे पूछा गया है कई बार, कब किया गया था, तो 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु बम का अगर आपसे पूछ लिया जाए आविष्कारक कौन है, तो ऑटो हॉर्न और रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है ना, रॉबर्ट ओपनहीमर। परमाणु बम आप सभी को पता होना चाहिए नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, प्रक्रिया पर आधारित होता है। और जो हैवी एलिमेंट है जैसे कि आपका हो गया थोरियम, ठीक है ना, थोरियम बोल रहा हूँ, आपका यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जैसे तत्वों का यूज़ किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए। खैर ये दो नाम आपको याद रखना चाहिए, ऑटो हॉर्न और रॉबर्ट ओपनहीमर। किस प्रक्रिया पर, तो आपको याद होना चाहिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। और हैवी एलिमेंट जो इसमें यूज़ किए जाते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम।
क्लिनिकल थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट है, ठीक है ना, थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट। माइक्रोस्कोप, देखिए ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपनहीमर हो गया, परमाणु बम के। ऑप्टिकल फाइबर का मैंने बता दिया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही है। माइक्रोस्कोप का पूछा जाएगा तो जेकेरियस जेनसन, ठीक है ना, जेकेरियस जेनसन। माइक्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको मैंने कैसे याद किया था कि जैक कैरिस जो है ना, आपके साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, अब नहीं रहे, मतलब क्या वो नहीं खेलते हैं। जैक कैरिस जो थे वो माइक्रो लेवल पे जाके छक्का को मारते थे या फिर क्रिकेट खेलते थे, माइक्रो लेवल पे उनकी तैयारी होती थी। इस तरह से मैंने याद किया था। स्टेथोस्कोप, हालांकि ये सब बहुत पुरानी ये चीज़ है लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेथोस्कोप के जो आविष्कारक है रेने लेनेक है, ठीक है ना, रेने लेनेक है। प्रत्यावर्ती धारा निकोला टेस्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकोला टेस्ला जो है इनके आविष्कारक है। नेक्स्ट आपका ग्रामोफोन आपसे पूछा जाएगा तो थॉमस एडिशन। ग्रामोफोन का आविष्कारक कौन है? तो थॉमस एडिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आविष्कारक कौन हो गया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए। अति चालकता जॉन बार्डिन, ठीक है। रडार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट वाटसन वाट, ठीक है ना, रॉबर्ट वाटसन अब वाट। पेट्रोल से चलने वाली पहली कार का इंजन, ठीक है ना, किसने बनाया था? तो कार्ल बेंज ने बनाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और मोटरसाइकिल का अगर आपसे पूछ ली जाए खोज किसने की थी तो डेमलर ने किया था। बैंड एड थॉमस एंडरसन, ठीक है ना, थॉमस एंडरसन और एल डिक्सन। देखिए कई एग्जाम में कभी थॉमस एंडरसन रखते हैं ऑप्शन में, कभी एल डिक्सन रखते हैं, इसलिए दोनों याद रखेंगे। और जो मोबाइल फ़ोन आप अभी देख रहे हैं इसकी खोजकर्ता कौन है? तो मोटरोला के एक इंजीनियर थे मार्टिन कूपर, ठीक है ना, मार्टिन कूपर जो है इसके आविष्कारक रहे हैं, किसके? तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं अब हम लोग। बाईफोकल लेंस का अगर पूछ लिया जाएगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। पिस्तौल रिवॉल्वर के जो आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल कॉल्ट हो गया। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। और एसी, ठीक है ना, एयर कंडीशनिंग 1902 में, 1902 में विलियस कैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये चारों आप याद रखिएगा। देखिए मैंने जितने टिक लगाए हैं वो आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए। एक क्लास और लगेंगे जिसमें मैं इन्वेंशन पूरा कंप्लीट करा दूंगा फिजिक्स का, ठीक है ना, इसी प्रकार बायो का भी कर दूंगा। केमिस्ट्री में उतना है नहीं, मेन आपका फिजिक्स और बायो के इन्वेंशन से सवाल बनते हैं। तो आज जितना दिया हूँ उतना से काम चलाइए, बाकी आगे चलते हैं, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए ये पीडीएफ आपको यहाँ शेयर कर दिया जा रहा है टेलीग्राम में, तो आप उसे जा करके अवेल करिएगा, ठीक है। बार बार पूछ रहते हैं कि टेलीग्राम, तो भाई लिंक कहाँ है? तो देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको लिंक। तो हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा जो हिस्टोग्राम का उपयोग जो किया जाता है माध्य से बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। जो ग्राफ होता है उससे हम क्या करते हैं, उस ग्राफ से क्या हम लोग ज्ञात करते हैं? ग्राफ के माध्यम से, ठीक है ना, ग्राफ के माध्यम से हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, बहुलक, ये याद रखिएगा। बहुलक हम लोग ज्ञात करने में हम लोगों का हेल्प करता है हिस्टोग्राम। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं लिया है, कमेंट करिएगा। मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश में है नहीं, हिंदी वाले ही हैं इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट काफ़ी होंगे इंग्लिश में तो मैं उसको कर दूंगा। जैसे कि पहला सेशन मैंने बाइलिंगुअल रखा था, तो अगर आपको लगता है डाउट है, दिक्कत है, तो बोलिएगा, मैं इंग्लिश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कमानीदार तुला एक उपकरण जिसका उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए याद रखिएगा फोर्स। अगर देखिए ऑप्शन में फोर्स नहीं रहा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो सकता है गुरुत्व बल भी ऑप्शन में, तो गुरुत्व बल को भी टिक करके आप आ सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या, दोनों में से कोई एक होगा। देखिए हालांकि दोनों तो फोर्स ही है, इसलिए मोस्टली चांस फोर्स का ही दे दिया जाता है। अगले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है यहाँ पे आपसे सवाल पूछे गए, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। मीठे शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक आपसे पूछा गया था। तो जो कार्बोनेटेड पानी जो होता है ना, इसके प्रमुख घटक होते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कार्बोनेटेड पानी। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको एकदम याद ही होना चाहिए, टिप पर एकदम। कार्बोनेटेड पानी जो होते हैं मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना। देखिए पहला तो आपसे बोला गया कि 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क है, ये तो गलत ही है पहली बात। तो अभी आपको प्रेजेंटली कितना है? तो 118 है, हालांकि 118 भी नहीं, 127 128 है, जिसमें 22 अधातु। तो ये पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलती हो गया। सेकेंड ऑफ क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट में प्रत्येक अयस्क यानी कि जो ओर्स है एक मिनरल्स है, और बोला गया कि परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में समझ लीजिए अयस्क को ओर, यानी कि बोला गया कि प्रत्येक ईच ओर्स आर
मिनरल्स बट ईच मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है ना, मतलब कि प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि मिनरल्स यानी कि खनिज क्या होता है। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव वन और मोर देन वन मेटल इन फ्री और कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड मिनरल। मतलब ये है कि जो प्रकृति से हमें मिलती है, ठीक है ना, वो पदार्थ जो या तो कंपाउंड फॉर्म में यौगिक के फॉर्म में होंगे, यानी कि जो धातु हमें मिल रहे हैं प्रकृति से वो या तो फ्री फॉर्म में मुक्त अवस्था में होंगे, या 2 3 4 मेटल धातु या धातु मिल करके आपको एक यौगिक का फॉर्म आपको नेचुरली वो मिलती है, ठीक है ना। नेचुरल यानी कि प्रकृति से आपको वो मिल रही होती है, तो उसे आप क्या नाम देते हैं, मिनरल यानी कि खनिज का नाम देते हैं। तो मोस्टली जो भी मिनरल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं मोस्टली, ठीक है ना, वो ज़्यादा के तौर से आपको खनिज यानी सॉरी कंपाउंड फॉर्म में यानी कि यौगिक के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो आपको पता है यौगिक भी क्या होता है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया बैचेस में। तो अब देखिए ये खनिज का कंसेप्ट क्लियर है, क्या हो गया, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव वन और मोर देन वन मेटल इन फ्री और कंपाउंड फॉर्म, ठीक है ना, एक या फिर एक से अधिक धातु आपस में मिले हुए होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो आपने क्या किया, अर्थ से खनिज को निकाला, ठीक है ना, मतलब आपको खनिज मिली है। अब इसमें कई सारे मेटल्स होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूँ Al2O3, ठीक है ना, Al2O3 मिली यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब इसमें खनिज से आपको क्या है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, एल्युमिनियम की प्राप्ति होगी। तो इस एल्युमिनियम को बाहर निकालने के लिए आप कई सारे प्रोसेस एक्सट्रैक्शन आप जो आपके पास प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रोस्टिंग की, हैंड पिकिंग की, कैल्सिनेशन की, इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो आप इनमें से वैसे प्रोसेस को यूज़ करेंगे जिससे कि आपका खर्च कम हो, ताकि इस खनिज का आपका जो प्रॉफिट दे वो आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो सके। अगर आप इसको निकालने में एक्सट्रैक्ट करने में ही ज़्यादा खर्च कर दिए तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो मिनरल्स क्या हो गया, जो प्रकृति से आपको जो एक या एक से अधिक कंबाइंड फॉर्म में जो यौगिक मिलती है उसे आप क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने नाम लिया कैल्सिनेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना, हैंड पिकिंग हाथ से ही लीचिंग प्रोसेस, तो आप कोई एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करके आप उस खनिज को, उस मेटल को फिर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इट मीन्स अगर बोला जाए यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपको ओर्स मिल जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम का ओर्स आपको मिल गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये एल्युमिनियम किसके अंदर था, खनिज के अंदर था, यानी कि ये एल्युमिनियम क्या आपका ओर्स। तो ये ओर कहाँ था, खनिज का, यानी कि सभी ओर्स क्या होंगे, खनिज होंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी ओर्स खनिज हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन प्रत्येक खनिज जो है अयस्क नहीं है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे खनिज अयस्क होंगे ही, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि सारे ओर्स जो हैं आपके क्या है, खनिज है, यानी क्या है आपका, मिनरल्स है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, यानी कि बी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना भाई, समझ गया ना। तो सिंपल सा ये है कंसेप्ट कि जितने भी ओर्स है, जितने भी आपके अयस्क है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। आपके अर्थ से जो खनिज मिली उसी खनिज से तो आपको ओर्स की प्राप्ति होगी ना भाई। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ओर्स आपके खनिज ही हो जाएं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। क्या आपको जो भी अर्थ से जो भी चीज़ें मिल रही होती क्या वो आपके लिए लाभदायक होते, नहीं होते हैं। अब खनिज मिनरल्स तो आपके लिए लाभदायक होते, इसलिए मैंने लाभदायक वर्ड यूज़ कर लिया। खैर अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, लैटिन नेम से संबंधित सवाल है। इसमें भी पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए पूरा का पूरा लैटिन नेम ही हम लोग कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ सके। तो इसको ऑप्शन को इसको छोड़ते हैं हम लोग, इस स्टेटमेंट को। ऐसे बोला गया कि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, चांदी का लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत कुछ याद करना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए सोडियम का जो लैटिन नेम है नेट्रियम है। सोडियम कैसे लिखते हैं आप, सोडियम ऐसे लिखते हैं SODIUM सोडियम, ठीक है ना। अब देखिए कैल्शियम कैसे लिखते हैं, कैल्शियम ऐसे लिखते हैं। तो कैल्शियम को आप डिनोट कर देते हैं CA से कैल्शियम। सोडियम को आप SO से नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि देखिए जो लैटिन नेम है सोडियम का, अच्छा इसके पीछे भी मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए, जो यूरोप की प्राचीनतम भाषा होती है आपकी लैटिन, लैटिन क्या है, यूरोप की प्राचीनतम भाषा है। आपको पता होना चाहिए कि इटली भी यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, महाद्वीप के अंदर आता है। यूरोप की राजधानी रोम। तो यहाँ पर ये जो इटली है या फिर रोम बोल सकते हैं, इसकी जो है ना पूरी यूरोप में इसकी साम्राज्य चलती, मतलब कि शासन चलती थी, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे रोमन साम्राज्य। और यहीं पर ही लैटिन भाषा का विकास हुआ था, आप समझ सकते हैं।
यानी कि आपने क्या समझा, यूरोप की प्राचीनतम भाषा आपके क्या हो गई, लैटिन हो गया। जहाँ पर एक समय आपको इटली या फिर रोम बोल सकते हैं, उसका पूरा साम्राज्य चलता था यूरोप में, और उसे हम क्या कहते थे, रोमन साम्राज्य। और जितने भी अनुसंधान हुए उस समय, तो क्या हुआ कि लैटिन प्रमुख भाषा होने के कारण कई तत्वों का नाम का जो सिंबल रख दिया गया, ठीक है ना, तो वो आपका लैटिन नाम पे ही रख दिया गया, ठीक है ना। ग्रीक, ये सब जो आप वर्ड देखते हैं ना ग्रीक होते हैं, वो यूनान का शब्द होता है, ठीक है, यूनान का वो शब्द है। खैर इससे हमें उतना मतलब नहीं है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। सोडियम का लैटिन नेम आपसे पूछेगा नेट्रियम, जो टिक लगाते जाऊँ एकदम याद करिएगा। आयरन यानी कि लोहा का लैटिन नेम फेरम। तांबा कॉपर का क्यूपरम। सिल्वर चांदी का अर्जेंटीनम यानी कि एजी हो गया। पोटासियम का केलियम। सीसा का प्लम्बम। टंगस्टन वोलोरम, या नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, लेकिन देख लीजिएगा। एंटीमनी स्टीबियम। टीन स्टेनम, टीन का क्या हो गया आपका, स्टेनम हो गया। सोना एकदम याद रखना, ऑरम। और आपका मरकरी यानी कि पारा यानी कि हाइड्रा गायरम, ठीक है ना, हाइड्रा गायरम Hg। तो ये याद रखिएगा, लेकिन देखिए ये इन तीनों को भी आप स्किप मत करिएगा। टंगस्टन बोल दिया जाए तो वोलोरम हो जाएगा, ठीक है ना, वोलोरम हो जाएगा। एंटीमनी बोल दिया जाएगा तो स्टीबियम यानी कि Sb हो गया। टीन हो गया यानी कि स्टेनम। मरकरी हाइड्रा गायरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना ऑरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटासियम केलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर अर्जेंटियम, तांबा कोक्यूपरम, और आयरन फेरम, और सोडियम नेट्रियम। तो लेटिन नेम से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं वो पूरा आप आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बचा है आपका इन्वेंशन, कुछ में करवाना है मुझे, फिजिक्स में भी और बची हुई है। फिर मैं आपका बायो का भी इन्वेंशन करा दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे स्टैटिक से उसको भी मैं साथ में, मतलब 2 सेशन और लगेंगे, आपका स्टैटिक पार्ट साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, ऑल द बेस्ट।